तो चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि ठोसों के यांत्रिक गुण जो चैप्टर था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अलग से बना के रख लिया हूँ। इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा और समझ जाइएगा इन क्वेश्चन में क्या बात होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। देखिए, ऊष्मागतिकी की बात करें और ऊष्मागतिक निकाय ना हो तो ये कैसे संभव है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। तो वह निकाय जिसकी अवस्थाओं को हम ताप, दाब, आयतन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का जो नियम है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये भी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दो निकाय होंगे तो वो किसी तीसरे निकाय के साथ अगर तापीय साम्य में है तो वो दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। बस ये नियम होता है किसका, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तापीय साम्य क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे तापीय साम्य हमारा शब्द आया तो तापीय साम्य से ये क्वेश्चन बन गया कि तापीय साम्य को परिभाषित करिए। तो ऐसी दो वस्तुएं जिनके ताप भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि कोई वस्तु एक वस्तु आप गर्म ले लीजिए, दूसरी वस्तु आप ठंडी ले लीजिए और उनको चिपका कर रख दीजिए, यानी पास पास रख दीजिए। तो क्या होगा, जो गर्म वस्तु होगी वो ठंडी वस्तु को मतलब गर्माहट देने लगेगी, यानी ताप, उसका जो ताप होगा वो उस पर शिफ्ट होने लगेगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाएगा, यानी कि वो दोनों क्या करेंगी, फिर एक दूसरे को जो भी है गर्माहट देना बंद कर देंगी और बराबर हो जाएगी, तो वो एक दूसरे के तापीय साम्यावस्था में आ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से बात होती है। देखिए, यहाँ पे कह भी रहा है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों का ताप जो है वो समान ना हो जाए। तो यही अवस्था तापीय साम्यावस्था कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी में देखिए कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर होगी। तो इसके सबसे पहली बात तो ये है, जो ऊष्मागतिक निकाय होता है इसके जो अणु होते हैं दोस्तों, वो हमेशा कैसे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा रहते हैं भैया क्रियाशील। ठीक है, तो गतिशील रहते हैं। तो गतिशील रहने के कारण क्या है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जो भी वस्तु गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होती है। अब गतिज ऊर्जा होती है, अब इसमें अणु हैं और अणुओं के मध्य आकर्षण बल जरूर लगता है। जब आकर्षण बल लगता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, आपका आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसमें क्या बात होती है कि जब किसी ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में तथा कुछ कार्य करने में खर्च होती है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई तंत्र है या कोई भी वस्तु है, मैंने उसे ऊष्मा दी क्या, डेल्टा क्यू। तो जब मैंने उसे डेल्टा क्यू ऊष्मा दी तो मैं उससे उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी यानी कि डेल्टा यू बढ़ाने में खर्च होगी कुछ तो, और कुछ उसकी कार्य करने में खर्च होगी। यानी कि डेल्टा क्यू बराबर हो सकता है हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू। ये हमारी जो समीकरण बनती है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, जो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है उससे ये समीकरण हमारे लिए प्राप्त हो जाती है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिक निकाय के प्रक्रम का वर्णन करें, यानी कि जो इसमें प्रक्रम होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समदाबी और समायतनिक प्रक्रम की। तो दोस्तों, वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है वो हम आपका समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए दोनों बता दिए मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। दोनों देखिए दोस्तों, इतना समदाबी और समायतनिक इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, समतापी प्रक्रम वह होता है इसमें ताप नहीं बदलता है, यानी कि ताप स्थिर रहता है। उसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम वह होता है जिसमें ऊष्मागतिक निकाय के मध्य, निकाय के तथा वातावरण के मध्य, यानी कि ऊष्मागतिक निकाय होगा, ऊष्मागतिक निकाय। ठीक है, ऊष्मागतिक निकाय, मान लीजिए ये कोई ऊष्मागतिक निकाय है और ये वातावरण है उसके चारों ओर का, ये कोई वातावरण है उसके चारों ओर का। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, आपका रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद चलिए आगे, चलिए भैया आगे देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है दोलन तथा तरंगे। उसमें इतना ही कुछ है और न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैं बताऊंगा, तो न्यूमेरिकल भी वो भी आप कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं दोलन तथा तरंगे चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है आवर्ती गति क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब कोई वस्तु समान समय में, ठीक है, अपने निश्चित पथ पर चारों ओर गति करे तो चारों ओर गति को दोहराती है, तो वह वस्तु कैसी गति कहलाती है, उसकी आवर्ती गति कहलाती है। उसके बाद जैसे घड़ी की सुइयों की गति जो होती है वो आवर्ती गति होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई घड़ी है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सुई होती है घड़ी की, तो ये क्या होती है, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है और अपने पथ को ऐसे करके ऐसे घूमती है ना, बिल्कुल, और निश्चित घूमती ही रहती है ऐसे करके।
करके, ऐसे करके। आप सभी लोग जानते हो घड़ी का परिक्रम। तो वो जो सुई होती है वो भैया कैसी गति होती है, उसकी आवर्ती गति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सरल आवर्त गति कैसी होती है। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति को करे लेकिन सरल रेखा में गति करे, कैसी रेखा में गति करे, सरल रेखा में गति करे, तो वस्तु द्वारा की जाने वाली गति कौन सी कहलाती है भैया, सरल आवर्त गति कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, बस जो बल होगा वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है सरल आवर्त गति के लिए। ये बात ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है अलग से। सरल आवर्त गति के लिए बल तथा विस्थापन में क्या संबंध है, तो सरल आवर्त गति के लिए बल तथा विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। वस्तु का आयाम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप आराम से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वस्तु का आयाम क्या होता है। तो जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करे तो वस्तु द्वारा तय अधिकतम दूरी उसका आयाम कहलाती है, जिसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। बस सिंपल है, मैंने इसको क्वेश्चन में बना दिया है, तो क्योंकि अगर इस तरीके से आपसे पूछ भी लिया जाए तब भी आप बता दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तब उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। कौन सी स्थिति में भैया, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। वो उस बल जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, जो कि बराबर F बराबर mg साइन थीटा होता है। किसके लिए, सरल आवर्त गति के लिए mg साइन थीटा होता है। ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है भैया, हुक का नियम कहता है कि जब किसी स्प्रिंग को F बल लगाकर खींचा जाए तो उस F बल लगाकर x दूरी पर खींचा जाए तो स्प्रिंग पर लगा बल विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, यानी कि समानुपाती होता है। तो भैया कांस्टेंट लगा दो k, जहाँ k क्या होगा, स्प्रिंग बल का नियतांक हो जाएगा, यानी कि F बराबर kx हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, ये इनके प्रकार भी बताएं। तो यांत्रिक तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो चारों दिशाओं में समान वेग से आगे बढ़ता है। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा भैया। तो अनुप्रस्थ तरंगे, तो जब तरंग के संचरण की दिशा तथा उसमें जो माध्यम होगा उसके कणों के जो कंपन की दिशा होगी वो परस्पर लंबवत हो जाए। तो जब लंबवत होगी तो वो तरंगे कैसी होंगी आपकी भैया, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। तो वे इनमें क्या होगा, तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के समांतर होगी, तो वो तरंगे आपकी कैसी हो जाएंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि गैस के लिए ध्वनि की चाल तथा ताप में संबंध, यानी कि गैसों के लिए। तो गैसों के लिए देखिए ध्वनि की चाल जो होती है वो भैया परम ताप के वर्ग के समानुपाती होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि भैया ये विकल्प टाइप में क्वेश्चन बन जाता है कि वायु की 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल बताएं। ठीक है, यहाँ पे ध्वनि होगा, ध्वनि की चाल बताएं। तो देखिए वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसका ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो कितना परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन जो होता है वो होता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं समतल प्रगामी तरंगे क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों देखिए समतल प्रगामी तरंगे, तो किसी माध्यम के कण लगातार समान कला में कंपन करते रहें तो जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो कैसी कहलाती हैं भैया, आपकी जो कहलाती हैं समतल प्रगामी तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, समतल प्रगामी तरंगे, यहाँ पे आपको करना है समतल प्रगामी तरंग, जो कि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगी होती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कठोर तल तथा कोमल तल में क्या होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो किसी माध्यम में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ भाग जो होता है वो आपका कठोर तल कहलाता है, और वह तल जिसका सिरा माध्यम में ढीला बंधा होता है वह आपका कोमल तल कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं। तो बंद माध्यम में दो प्रगामी तरंगों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करें तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग का जो माध्यम में होता है ना, जो परिणामी तरंगे होती हैं वो स्थिर प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं, स्थिर प्रतीत होती हैं, जो कि तरंगे कहलाती हैं आपकी अप्रगामी तरंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। उसके हम बात करते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके बाद सेकंड केमिस्ट्री खत्म। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्लास होगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और बस आपकी सेकंड केमिस्ट्री में से बस इतना ही आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तरंग की जो आपकी तीव्रता होती है, यानी कि वो क्या होती है भैया, तथा आयाम में संबंध। तो किसी माध्यम में उत्पन्न तरंग द्वारा प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से संचरित ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो आपकी तरंग की तीव्रता कहलाती है, जो कि I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, जहाँ A आपका क्या होता है भैया, आयाम होता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बस इतनी ही बात आप समझ लीजिए। इससे I की वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा जल्दी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। I बराबर 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर DV, ये होती है भैया आपकी I की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।